उनके प्रश्नोत्तर करेंगे। ये वीडियो स्पेशली बच्चों कक्षा 10 के लिए है और अध्याय 2 पर आधारित अम्ल, क्षारक और लवण का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे। बच्चों, जिन्होंने अभी तक इस यूट्यूब चैनल अर्थात MS पटेल ई लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों इसे सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको लगातार गणित विषय पर, विज्ञान विषय पर और अन्य विषयों पर भी आधारित अभ्यास, प्रश्नोत्तर और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों याद रखें, इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा चैनल को लाइक करना मत भूलिए। बच्चों, पहला क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न का। आपको 3 परखनलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आसुत जल एवं शेष 2 में, एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? यहाँ पर बच्चों सबसे पहले उत्तर में आप देख रहे हैं कि अगर हम लाल लिटमस पेपर का रंग नीले रंग में बदल जाता है तो यह एक क्षारक होता है, हम ये जानते हैं। और अगर कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है तो यह या तो अम्लीय होगा या आश्रित जल होगा। इस प्रकार क्षारीय विलयन की आसानी से पहचान की जा सकती है। A, B और C के रूप में 3 परखनलियों को चिन्हित कर लेते हैं। A में विलयन की एक बूंद डाल करके लिटमस पेपर पर डालते हैं। विलयन B और C के साथ भी यही प्रयोग दोहराते हैं। यदि इनमें कोई भी लाल रंग को नीले रंग में बदल देता है तो स्पष्ट है बच्चों कि वह एक क्या है? क्षार है। इस प्रकार 3 में से एक की पहचान हो जाएगी कि बच्चों वो क्या है? एक क्षार है। क्या किया यहाँ पर हमने कि इन तीनों विलयनों की एक एक बूंद क्रमशः लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं। अगर जिसके साथ लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो वह विलयन जो है क्या होता है? एक क्षार होता है। अब बच्चों जो आपके पास लाल लिटमस था उसको पूर्णतः क्षारक में डुबोकर उसको नीला कर लेते हैं। अब इस क्षारक विलयन की वजह से आपके पास जो नीला लिटमस प्राप्त हो गया है, अब उस नीले लिटमस पेपर पर एक एक बूंद क्रमशः में आसुत जल या जो शेष 2 परखनलियों में जो द्रव है उनकी एक एक बूंद क्रमशः डालते हैं। अगर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह बच्चों आसुत जल है। और यदि जो नीला लिटमस है वो अगर परखनली के द्रव को डालने पर वो फिर से जो है लाल हो जा रहा है, नीला लिटमस फिर से लाल हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस परखनली में अम्लीय द्रव है। इस प्रकार बच्चों तीनों प्रकार के द्रवों की अलग अलग पहचान आप कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप देंगे। बच्चों अगला प्रश्न है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ठीक। बच्चों हम लोग जानते हैं कि दही हो या अन्य किसी प्रकार के खट्टे पदार्थ हों, इन सब में अम्ल होता है। इसलिए जब उन्हें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो यह अम्ल धातु से क्रिया करके हानिकारक लवण बनाता है, जिससे भोजन खराब हो जाता है और वह खाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है कि खट्टे पदार्थों को जो है धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थ धातु से रिएक्शन करके, क्रिया करके जो है लवण बना देते हैं और ये लवण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? बच्चों सामान्य रूप से धातुओं पर जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल
या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। विशेष रूप से वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक आदि। ये धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, अर्थात अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करती हैं। तो अब यदि हम एक परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के उसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं तो गैस उत्सर्जित होने लगती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होने लगती है। जब इस गैस को साबुन के विलयन से होकर के प्रवाहित किया जाता है तो साबुन के विलयन में बुलबुले बनने लगते हैं। और अब अगर एक जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के पास, जो बुलबुले साबुन के घोल में ऊपर निकलते ही फटते हैं, उन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो पॉप साउंड के साथ, पप के साथ ये गैस जलने लगती है। इससे पता चलता है कि ये गैस कौन सी गैस है बच्चों? हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करते हैं। अब बच्चों देखें यहाँ पर डायग्राम में एक परख नली में जिंक के टुकड़े लिए गए हैं और परख नली में जो है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है। परख नली का मुंह में एक जो है कॉर्क की मदद से दो समकोण पर मुड़ी हुई एक नली लगाई गई है और इस नली का दूसरा सिरा साबुन से भरे हुए घोल में डूबा हुआ है। जब इस जिंक के टुकड़ों की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो दो समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली से होकर के साबुन के घोल में पहुंचती है, जहां बुलबुलों के रूप में यह बाहर निकलती है। जब हम जलती हुई मोमबत्ती इन साबुन के बुलबुलों जो हाइड्रोजन गैस से भरे होते हैं उनके पास लाते हैं तो ये बुलबुले फूटते हैं और पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। तो इस प्रयोग से बच्चों स्पष्ट होता है कि जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो है धातुओं पर क्रिया करके उनसे हाइड्रोजन गैस का विस्थापन होता है, अर्थात ये धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती हैं। ये धातुएं प्रमुख रूप से, जैसा आपको बताया, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली धातुएं होती हैं। उनके उदाहरण क्या हैं? जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सभी धातुएं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और बुदबुदाहट के साथ एक गैस उत्पन्न होती है। इसमें उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सो बच्चों स्पष्ट रूप से ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्योंकि जो बुदबुदाहट के साथ गैस उत्पन्न होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। संतुलित समीकरण इस प्रकार से है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दैट गिव्स कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो इस तरह से बच्चों उस यौगिक पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से बुदबुदाहट के साथ जो गैस उत्पन्न होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगर इस निकलने वाली गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए तो चूने के पानी में पुनः एक गैस रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है और इसका विलयन का रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। सो संतुलित समीकरण बच्चों इस प्रकार से हुआ, CaCO3 प्लस 2HCl दैट गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। सो बच्चों अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1, फिर से ये HCl, HNO3 आदि
जलीय विलयनों में अम्लीय अभिलक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में के विलयनों में अम्लीयता का गुण अभिलक्षणित नहीं होता है या ये इस गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। सो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अम्लों में विस्थापनशील H+ आयंस होते हैं, अर्थात ये जब अम्ल विलयन में पानी में घोले जाते हैं तो उनमें H+ आयंस निकलते हैं, वो H+ आयंस के साथ टूटते हैं और ये H+ आयंस पानी से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और ये जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं ये अम्लीय गुण को प्रकट करते हैं। सो बच्चों, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में विघटित होकर के H+ आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन H+ स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं और ये जल के अणुओं के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, अर्थात H3O+ बनाते हैं और इन्हीं आयनों के बनने से HCl, HNO3 आदि जलीय विलयनों में अम्लीय अभिलक्षणिक गुण प्रदर्शित करते हैं। HCl प्लस जल दैट गिव्स H+ प्लस Cl माइनस एक्वस आयंस हैं ये। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में हाइड्रोजन आयन H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+ का अभाव होता है। मेरा मतलब है कि ये इन पदार्थों के विलयन पानी में घुल करके ये H+ आयंस उत्पन्न नहीं करते हैं, अर्थात उनका आयनन नहीं होता है। यही कारण है कि ये पदार्थ किसी भी प्रकार के अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन से पदार्थ? अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे पदार्थ ये पानी में घुल करके अम्लीयता के गुण को प्रकट नहीं करते हैं। अब बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ठीक, सो बच्चों, अम्ल का अगर हम जलीय विलयन लेते हैं तो वास्तव में यह विलयन आयनित हो जाता है, अर्थात अम्ल जो होता है वो कैटायन और एनायन में टूट जाता है। स्पेशली एक आयन H+ आयन होता है और दूसरा जो बेसिक आयन होता है वो बच्चों दूसरा कोई आयन जैसे Cl- हो गया या SO4-, इस तरह से अम्ल जो है आयनित हो जाता है। चूँकि आयंस आवेशित कण होते हैं और विलयन में चलने के लिए, स्वतंत्र प्रचलन के लिए, लोकोमोशन के लिए या मूवमेंट के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो वो आवेश वाहक कण का कार्य करने लगते हैं और यही कारण है कि जो अम्लीय जल होता है वो विद्युत धारा का सुचालक होता है, अर्थात उससे होकर के आसानी से विद्युत धारा बहती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो यदि हम हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेते हैं और शुष्क अवस्था में लेते हैं तो यह HCl रूप में, अपने अणु रूप में रहती है और ये गैस आयनित नहीं होती है, अर्थात इसमें किसी प्रकार के H+ आयंस उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, हमने जो लिटमस पेपर भी लिया वो भी शुष्क है, उसमें भी पानी नहीं है। इस कारण पानी न मिलने के कारण हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है वो अम्ल नहीं बना पाती है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना पाती है और उसमें H+ आयंस नहीं बन पाते हैं। यही कारण है कि जो है वो नीले लिटमस को लाल नहीं करता है। प्रश्न 4 में बच्चों, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक, सो बच्चों क्या होता है कि वास्तव में पानी और अम्ल की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, अर्थात इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यदि आप अम्ल में पानी मिलाते हैं
तो ऐसी दशा में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण यह अम्ल स्प्लैश हो सकता है, उछल सकता है और इसके साथ साथ बर्तन के, कांच के बर्तन के गर्म होकर के उसके टूटने की संभावना भी होगी और इस कारण यह जो है यह क्रिया क्या हो सकती है, घातक हो सकती है। इस क्रिया में जो है एक्सीडेंटल स्थिति बन सकती है। सो बच्चों, ऐसी स्थिति में बजाय अम्ल में पानी मिलाने के हम पानी में अम्ल को मिलाते हैं ताकि जो है क्या हो, ये क्रिया धीरे धीरे हो, ऊष्मा धीरे धीरे उत्पन्न हो और क्या हो, स्प्लैशिंग ना हो या जो अत्यधिक ऊष्मा के कारण जो कांच के बर्तन के टूटने की संभावना है वैसी घटना ना हो। इस कारण यह निर्देशित किया जाता है कि अगर अम्ल को आपको तनु करना है, डाइल्यूट करना है, तो आप पानी में अम्ल को मिलाइए, अर्थात पानी में धीरे धीरे अम्ल की बूंदों को मिलाइए या अम्ल को धीरे धीरे डालिए, ना कि अम्ल में पानी को डालिए। प्रश्न संख्या 5 में बच्चों दिया गया है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। सो बच्चों, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं H3O+ की सांद्रता कम होने लगती है। जैसे जैसे हम उसमें जल की मात्रा मिलाते हैं, बढ़ाते हैं, उसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि पानी मिलाने से आयतन बढ़ने लगता है तो हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता घटने लगती है और अम्ल की अम्लीयता घट जाती है, अर्थात उत्तरोत्तर अम्ल जो है दुर्बल होता जाता है, उसकी अम्लीयता घटती जाती है। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि बच्चों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य में क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन्स की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन्स की सांद्रता अधिक होती है, OH- आयन्स की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक में क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन्स की सांद्रता और अधिक हो जाती है, क्योंकि पहले से भी उसमें OH आयन्स की सांद्रता अधिक थी। जैसे जैसे उसमें और अधिक क्षार या क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन्स की सांद्रता बढ़ती जाती है। पुनः बच्चों, अगला प्रश्न है कि आपके पास 2 विलयन A और B हैं। विलयन A के pH का मान 6 है तथा विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है? सो बच्चों, याद रखिए, pH मान यदि 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है और यदि pH मान का मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय है। सो स्पष्ट रूप से बच्चों, विलयन A जिसका pH मान 6 है वह विलयन अम्लीय है, क्योंकि pH मान का मान 7 से कम है, और विलयन B जिसका pH मान 8 है यह विलयन क्षारीय है, क्योंकि इसका pH मान 7 से अधिक है। जिस विलयन का pH मान 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है। सो बच्चों, जैसे पानी है, शुद्ध पानी, उसका pH मान 7 होता है, तो अतः शुद्ध पानी क्या होता है? उदासीन होता है, अर्थात ना तो वह अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। जबकि जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय होता है, जिस विलयन का मान pH 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय होता है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया कि H+
जलीय अवस्था में एक्वस आयनों की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो बच्चों इसका उत्तर दिया जा सकता है कि H+ एक्वस आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ जाती है। जैसे जैसे H+ आयनों की सांद्रता बच्चों बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि अम्ल की सांद्रता या अम्लीयता बढ़ती जाती है। H+ एक्वस आयन की सांद्रता कम होने पर अम्लीयता भी कम हो जाती है। तो जो विलयन की अम्लीयता है वो H+ आयनों पर निर्भर करती है। जैसे जैसे H+ आयनों की सांद्रता कम होती है तो बच्चों आप कह सकते हैं कि अम्लीयता घटती है और क्षारीयता बढ़ती है। इसी क्रमबद्धता में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन्स होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होता है? सो बच्चों स्पष्ट रूप से आपको ये बता दिया जाए कि कोई भी विलयन हो, अगर उसमें आयन्स हैं तो वह उसमें किसी भी प्रकार का विलयन, चाहे क्षारकीय विलयन हो चाहे अम्लीय विलयन हो, दोनों प्रकार के आयन्स उपस्थित होते हैं। H+ आयन्स भी उपस्थित होते हैं और OH- आयन्स भी उपस्थित होते हैं। हाँ, जो विलयन अम्लीय होता है उसमें H+ आयनों की सांद्रता OH- आयन्स की सांद्रता से अधिक होती है, और जो विलयन बच्चों क्षारीय होता है उसमें OH- क्षारकीय विलयन में OH- आयन्स की सांद्रता H+ आयन्स की सांद्रता से अधिक होती है। बच्चों अगला क्वेश्चन संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक CaCO3 का उपयोग करता है? बच्चों हम लोग जानते हैं कि यदि खेत की मिट्टी अम्लीय होती है तो ऐसी मिट्टी में पैदावार नहीं होती है। तो खेती योग्य इस जमीन को बनाने के लिए उसकी अम्लीयता को कम करना होता है, इसलिए उसमें क्षार या क्षारक पदार्थ मिलाया जाता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट सभी क्षारकीय पदार्थ हैं। इनके मिलाने से मिट्टी की अम्लीयता घटती है और क्षारीयता बढ़ती है और उसे खेती योग्य बनाया जा सकता है। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, जिसमें कहा गया कि CaOCl2 ये रासायनिक सूत्र है यौगिक का, ये किस नाम से प्रचलित है? तो बच्चों सामान्य रूप से यौगिकों के रासायनिक नामों के अतिरिक्त उनके निरर्थक नाम पद्धति में भी नाम होते हैं और उन्हें दूसरे नामों से भी पुकारते हैं। तो कैल्शियम जो हाइपोक्लोराइट है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट अर्थात CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है बाजार में उसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, जो वास्तव में बच्चों ऑक्सीकारक होता है और जर्म्स को भी, कीटाणुओं का भी नाशन करता है, कीटाणु नाशक होता है। इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा कि आजकल लॉकडाउन के दौरान जगह जगह पर सड़कों पर किनारे पर जो है वायरस आदि को नष्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 अर्थात कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जा रहा है या उसको पाउडर के रूप में सड़कों के किनारे फैलाया जा रहा है। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन गैस से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। बच्चों यह पदार्थ शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। CaOH whole twice plus Cl2 that gives CaOCl2 plus H2O अर्थात इस प्रकार से हमको ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है।